वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों आरओ 2023 के एग्जाम की हम तैयारी कर रहे हैं जिसमें हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस स्टार्ट किए थे। ये सीरीज हम चला रहे हैं जिसमें हम सब्जेक्ट वाइज पढ़ रहे हैं सारे प्रश्नों को। लास्ट वीडियो में हमने यूपी जीके पूरा कवर किया था, तो लगभग 5-6 सालों में या फिर प्रीवियस ईयर के सारे हमने यूपी जीके के क्वेश्चंस देख लिए थे। 120 या फिर 125 के करीब क्वेश्चंस थे, अप्रॉक्स 120 के करीब क्वेश्चंस थे सिर्फ यूपी जीके के। उत्तर प्रदेश के जो सामान्य अध्ययन है उससे संबंधित जितने भी प्रश्न थे वो हमने कवर कर लिए थे लास्ट वीडियो में। 3 पार्ट में आया था, तो अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं न्यूली अपलोडेड वीडियो के नाम से या फिर न्यूली एडेड वीडियो के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट को अब हम पढ़ेंगे। इकोनॉमी के जितने भी प्रश्न हैं प्रीवियस ईयर में जो आए हैं आरओ के एग्जाम में उनको हम कवर करेंगे। ठीक है, यूपीपीएससी आरओ 2023 को टारगेट करके हम तैयारी शुरू कर रहे हैं। हमें एग्जाम को आराम से जो है धीरे धीरे करके सारा सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे। सबसे पहले स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लिख रहे हैं ताकि आप जब भी सब्जेक्ट पढ़ें, जब भी आप मटेरियल पढ़ें, स्टडी मटेरियल पढ़ें स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का, तो आपको ये क्लियर रहे कि आपको कौन से टॉपिक पर ज़्यादा ध्यान देना है, किस सेक्शन से ज़्यादा प्रश्न आते हैं। ठीक है, इसी को कहते हैं स्मार्ट स्टडी, ताकि कम समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ पाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस को कंप्लीट कर पाएँ और रिविजन भी कर पाएँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। अब ये पिछले वीडियो में आपने देख ही लिया होगा, नहीं वाला पैटर्न एग्जाम बहुत पूछता है। आयोग स्पेशली यूपीपीएससी आयोग सबसे ज़्यादा ये पैटर्न पूछता है। तो महिला समृद्धि योजना 1993 में आई थी, स्वशक्ति योजना 1998 में आई थी और महिला साम्राज्य योजना ये 1989 में आई थी। लेकिन राष्ट्रीय पोषाहार मिशन योजना 2003 में नहीं आई थी, तो ये वाला गलत हो जाएगा, यही सही सुमेलित नहीं है। जल्दी से कमेंट करके बताएं राष्ट्रीय पोषाहार मिशन योजना कब आई थी। अगला प्रश्न है, कुछ यहाँ पर पंचवर्षीय योजनाएं दी गई हैं और उनके विकास मॉडल दिए गए हैं। जैसे पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी, तो पहली पंचवर्षीय योजना हैरोल्ड डोमल मॉडल पर आधारित थी। दूसरी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। तीसरी चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित थी और चौथी जो पंचवर्षीय योजना है वो अशोक रुद्र मॉडल पर आधारित थी। तो ये मॉडल है, पहली दूसरी के अधिकांश तौर पर एग्जाम में पूछे गए। अब यहाँ जोड़ी मिलान में आ गया तो पहली दूसरी तीसरी चौथी चारों के ही पूछ लिए, तो कम से कम याद होने चाहिए। यहाँ पर सही उत्तर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के निम्नलिखित गवर्नरों पर विचार करें एवं उन्हें कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। अब देखो यहाँ कालक्रम के अनुसार लगाने के लिए आ गया, किसका, आरबीआई के गवर्नर पूछ लिए। ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट के अध्यक्ष पूछ सकते हैं, प्रधानमंत्री पूछ सकते हैं, राष्ट्रपति पूछ सकते हैं, यूपी के मुख्यमंत्री के बारे में पूछ सकते हैं कि क्रम से लगाने के लिए पूछ लें। ठीक है, तो ये सारी आपको पूरा जो है इनके सबके नाम पहले से लेके अभी तक के याद होने चाहिए। जैसे कि यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, सबसे पहले आईजी पटेल आए, उसके बाद मनमोहन सिंह बने, फिर सी रंगराजन बने और उसके बाद किसका स्थान आया, डी सुब्बा राव का आया। ठीक है, अभी वर्तमान में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर कौन है, जल्दी से कमेंट करके बताएं। इसके बाद अगला प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था है कैसी अर्थव्यवस्था है, तो एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है हमारी। समाजवादी, पूंजीवादी, गांधीवादी सारी जो मॉडल हैं फिर गए सारे विचार इसमें समाहित हो जाते हैं। सारे विचार इसमें या फिर सारे रूप इसमें देखने को मिल जाते हैं। तो हमारी अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। भारत की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, तो सबसे बड़ा स्रोत सेवा क्षेत्र है। सर्विस सेक्टर से हमें सबसे ज़्यादा जो है अर्थव्यवस्था का बड़ा स्रोत हो जाता है, जीडीपी सबसे ज़्यादा यहीं से आती है। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा समायोजित सकल आय यानी कि एसजीआर की परिभाषा के अंतर्गत आता है, ब्याज आय, लाभांश या फिर विदेशी मुद्रा लाभ। तो इनमें से ये तीनों ही आते हैं, तीनों सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, किसान जिसके पास 1 से 2 हेक्टेयर तक जोत है उसको जाना जाता है, उसको कौन सा किसान कहते हैं, उसको लघु कृषक कहते हैं। तो ये किसान कृषि जब पढ़ेंगे उसमें आप सीमांत कृषक, बड़ा कृषक, मध्यम कृषक, उसको क्या है उसकी जमीन के आधार पर बांटा जाता है, तो उसके आधार पर ये पूछ लिया ये प्रश्न। सीमांत कृषक के बारे में भी एक प्रश्न बन चुका है पहले। इसके बाद अगला प्रश्न है, भारत के व्यापार सकल घरेलू उत्पाद के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो यह सत्य कथन बताना है।
इसमें चौथा कथन सत्य दिया गया था, भारत का व्यापार सकल घरेलू उत्पाद अनुपात वर्ष 2018 से लगभग 3.4% कम था। अब ये यहाँ पर 2018 के रेफरेंस में पूछ लिया, आपसे 2023-2022 के रेफरेंस में पूछ सकते हैं, तो इसके लिए आप जरूर इसको ऐसे तथ्यों को जरूर पढ़कर जाएं। अगला प्रश्न दिया गया है, भारत में जिन व्यवसायों का विनियोग 1 करोड़ रुपए तक तथा कारोबार 5 करोड़ रुपए तक है उन्हें जाना जाता है, उनको कौन से उद्योग कहते हैं? सूक्ष्म उद्योग कहते हैं या फिर सूक्ष्म उद्यम कहते हैं। तो इन सबकी एक कैटेगरी होती है सूक्ष्म लघु मध्यम की, छोटे उद्योगों की। ये जब हम इकोनॉमी पढ़ेंगे उसमें हम ये सब पढ़ लेंगे, ये वाली चीज़ें भी, ये आपको इकोनॉमिक सर्वे या फिर बजट वगैरह में भी मिल जाती हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, भारत की कृषि उत्पाद और व्यापार व वाणिज्य बिल 2020 में से निम्न में किसका उल्लेख नहीं किया गया? अब ये 2020 के सेंस में पूछा गया है, तो इसमें न्यूनतम समर्थन मूल्य का उल्लेख नहीं था। अगला प्रश्न है, भारतीय लघु विकास बैंक सिडबी का मुख्यालय कहाँ पर है? तो जो इम्पोर्टेंट बैंक हैं, ठीक है, जो अधिकांश चर्चा में बने रहते हैं करंट अफेयर में भी, तो इनके मुख्यालय पता करके जाने हैं, उनके मुख्यालय सबके याद करके जाने हैं। सिडबी का मुख्यालय लखनऊ में हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मौद्रिक नीति है, तो मौद्रिक नीति क्या है? प्रभावी मांग को नियंत्रित करने और प्रत्यक्ष उपाय, इसके जो प्रभावी मांग है उसको नियंत्रित करना और उसके लिए प्रत्यक्ष उपाय करना, इसको ही मौद्रिक नीति कहते हैं, यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी इसको कहा जाता है। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कंपनी अधिनियम 2013 सही दिया गया है। भारतीय संविदा अधिनियम 1870 ये गलत हो जाएगा। साझेदारी अधिनियम 1932 का है और वस्तु विक्रय अधिनियम 1930 का है। अगर आपने स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के नोट्स पढ़े होंगे तो उसमें आपको ऐसे सारे तथ्य मिल जाएंगे। ये आपको प्रैक्टिस क्विज के माध्यम से भी प्रैक्टिस करवाया जाता है कई बार। अगला प्रश्न है, मुद्रास्फीति अर्थव्यवस्था की निम्नलिखित वर्ग हेतु लाभकारी है, तो किस वर्ग के लिए लाभकारी होती है मुद्रास्फीति अर्थव्यवस्था? तो ये लेनदार के लिए लाभकारी होती है, जो लेने वाला होता है, जो कर्जदार होता है उसके लिए लाभकारी होती है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के ऋणों का उपयोग निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए किया जा सकता है? तो इसका जो उपयोग है, इसका जो यूज है, भुगतान संतुलन में अस्थायी कमी को पूरा करने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित उपायों पर विचार करें जिन्हें आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए प्रयोग में लाता है। तो कौन सी ऐसी उपाय है, फिर कौन से ऐसे कारण है जिनका यूज आरबीआई करता है मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए? बैंक दर में वृद्धि कर देना, नगद आरक्षित अनुपात में वृद्धि कर देना, सांविधानिक तरलता अनुपात में वृद्धि कर देना, या फिर सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय करना। तो इनमें से पहला, दूसरा, तीसरा सही हो जाएगा, चौथा गलत हो जाएगा। अब क्रय करेंगे तो क्रय करने में तो हमारा खर्चा ही है, तो इसको कैसे हम नियंत्रित करेंगे? ठीक है, तो पहला, दूसरा, तीसरा सही है, चौथा इसमें गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हरित ब्रांड या फिर हरित बॉन्ड जो होते हैं इनके संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला कथन दिया गया है जलवायु मित्र परियोजनाओं में होता है, तो हरित नाम से ही स्पष्ट है, जलवायु मित्र परियोजनाओं में इसका निवेश होता है। हरित बॉन्डों को सबसे पहले 2007 में यूरोपियन निवेश कोष ने जारी किया था, बिल्कुल सही दिया गया है। तीसरा है, हरित बॉन्ड वित्तीय बाजार नवाचार है, तो एक प्रकार का नवाचार ही है वित्तीय बाजार में, ये भी सही है। चौथा कथन दिया गया है, हरित बॉन्ड स्थिर ब्याज प्रतिफल की अल्पकालिक परिपक्वता निवेश है, तो ये वाला कथन गलत हो जाएगा, यानी कि यही सही कथन नहीं दिया गया। इसके बाद अगला प्रश्न है, दो कथन दिए गए हैं, पहला और दूसरा, ए और आर, बताना है कि कौन सा इसमें से सही है। ए कथन दिया गया है, जब देश के भुगतान उसके व्यापार में वस्तुओं, सेवाओं, स्थानांतरण एवं विशुद्ध आय की प्राप्तियों से अधिक हो जाते हैं तब उसे चालू खाता घाटा यानी कि CAD कहा जाता है। कारण है, चालू खाता घाटा तब होता है जब एक देश वस्तुओं, सेवाओं एवं पूंजी का अधिक निर्यात करता है। तो यहाँ पर पहला कथन तो सही हो जाएगा, दूसरा कथन गलत हो जाएगा, तो हम तीसरा वाला चुन लेंगे। एक कथन सही है, दूसरा गलत है। अगला प्रश्न है, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी इंश्योरेंस निगम के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन दिया गया है, भारतीय रिजर्व बैंक की एक सहायक है, भारतीय रिजर्व बैंक का एक सहायक है, और दूसरा दिया गया है रुपए 5 लाख की जमा इसके द्वारा बीमित है। तो यहाँ पर ये दोनों ही कथन क्रेडिट गारंटी इंश्योरेंस निगम के बारे में सही दिया गया है, तो दोनों कथन वाला हम ऑप्शन सी चुन लेंगे। अगला प्रश्न है, WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन
के अंतर्गत सरकारी न्यूनतम समर्थन मूल्य एवं बाजार मूल्य के अंतर जब सीधे किसानों को भुगतान किया जाता है तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं नीला बॉक्स सहायिका। क्या कहा जाता है इस प्रक्रिया को? नीला बॉक्स सहायिका। इसके बाद अगला प्रश्न है, यहाँ पर बैंक के नाम दिए गए हैं और प्रकार दिया गया है। जैसे इंडियन बैंक कैसा बैंक है? तो एक प्रकार का ये सार्वजनिक बैंक है। ICICI बैंक ऐसा बैंक है, एक निजी बैंक है, प्राइवेट बैंक हो जाएगा। सिटी बैंक एक विदेशी बैंक है और सारस्वत बैंक ऐसा बैंक है, तो ये एक सहकारी बैंक हो जाएगा, कोऑपरेटिव बैंक हो जाएगा। तो 18वां ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछ सकते हैं फिर से। अगला प्रश्न है, लाभ मात्रा अनुपात में सुधार निम्नलिखित के द्वारा किया जा सकता है। तो किसके द्वारा? बिक्री कीमत वृद्धि और बिक्री मिश्रण को बदलकर भी और परिवर्तनशील लागत को कम करके। तो तीनों ही सही हो जाएंगी, तो उपयुक्त सही चुन लेंगे। लाभ मात्रा अनुपात को में जो हमें सुधार करना है वो इन तीनों से कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको गरीबी का सामाजिक सूचक नहीं समझा जाता? किसको नहीं समझा जाएगा? निरक्षरता स्तर को तो समझा जाएगा, स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच की अगर कमी है तो उसको भी समझा जाएगा, और रोजगार के अवसरों की कमी है तो उसको भी समझा जाएगा, लेकिन परिवहन के साधनों की कम संख्या को इसका सूचक नहीं समझा जाता। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा सावधानी पूर्वक पढ़ें प्रश्न को, क्योंकि सब कमी वाले हैं तो इसमें हो सकता है गलत ना करते हैं। तो याद रखते हैं परिवहन का इससे लेना देना नहीं है गरीबी का सामाजिक सूचक से, बाकी इसका साक्षरता, स्वास्थ्य और रोजगार ये तीन इसके सूचक हो जाएंगे, ठीक है ना, इनको याद रखना है। 23 नंबर का प्रश्न है। तो यहाँ पर हमने कुछ प्रश्नों को देखा, कुछ और प्रश्न हैं जिनको अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आपसे भी चैनल के साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक भी कर दें। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज एप्लीकेशन पर RO 2023 के एग्जाम का पूरा स्टडी मटेरियल डाल दिया गया है, तो आप अब इसको देख सकते हैं। इसके अलावा RO 2023 के एग्जाम की पूरी वीडियो क्लासेस भी आपको एप्लीकेशन पर मिल जाएंगी और टेस्ट सीरीज भी आपको मिल जाएगी। 60 नंबर की हिंदी की तैयारी मात्र 49 रुपये में आप कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज के माध्यम से सारा कुछ आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको आराम से सारी चीज़ें मिल जाएंगी और इसको यूज़ करना बहुत आसान है। आराम से आप यूज़ कर सकते हैं, अपना स्कोर भी देख सकते हैं, अपना एनालिसिस भी कर सकते हैं, रैंक भी देख सकते हैं, सारी फैसिलिटीज़ में दी गई है। तो टेस्ट सीरीज ज़रूर लगा लें, इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और एग्जाम के लिए आप अच्छे से तैयार भी हो जाएंगे। आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।